वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो साझेदारी फर्मों के लेखांकन भाग 8 में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में। सबसे पहले हम पूंजी के आधारों को देख लेते हैं। आपको पता होगा कि साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो अपनी पूंजी यहाँ विनियोजित करते हैं, इसलिए हर साझेदार के लिए अलग से पूंजी खाता बनाया जाता है। दूसरा मुख्य बिंदु इसमें ध्यान देने योग्य है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद ही हम पूंजी खाता बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको लाभ हानि नियोजन खाता आना चाहिए, तभी आप साझेदारी पूंजी खाता बना सकते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट एवं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साझेदारी पूंजी खाता बनाने की विभिन्न पद्धतियां हैं। पद्धतियों को समझने से पहले हम पूंजी खाते का प्रारूप देख लेते हैं कि इनकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं। ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन सी एंट्री डेबिट साइड आएंगी और कौन सी एंट्रियों को हम क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। प्रश्न में ये सभी आइटम एक साथ पूछने की बजाय कुछ एक को ही पूछा जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। ये कॉन्सेप्ट है कि इस फॉर्मेट में डेबिट साइड में सभी हानियों और व्ययों की प्रविष्टि होगी और क्रेडिट साइड में सभी लाभ और आय आएंगे। हम यह पूंजी खाता साझेदारों के दृष्टिकोण से बनाएंगे, इसीलिए साझेदारों के लिए जो भी हानियां और व्यय होंगे उनको हम डेबिट में दर्शाएंगे एवं साझेदारों के लिए जो भी आय एवं लाभ होते हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। जैसे कि इस फॉर्मेट में सबसे पहले है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि साझेदारों द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी है। जो कि पूंजी प्रारंभिक पूंजी हमेशा क्रेडिट में दिखाया जाता है, क्योंकि यह एक दायित्व है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। उसके बाद जिस भी साझेदार को वेतन प्राप्त होता है वह उसके लिए आय है, और हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार हम सभी आयों को क्रेडिट में दिखाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वेतन को भी क्रेडिट में दर्शाएंगे। यदि साझेदारों को ब्याज मिल प्राप्त हो रहा है उनकी पूंजी पर, तो वह भी साझेदारों के लिए आय है और इसे भी हम क्रेडिट साइड में ही दर्शाएंगे। इसी प्रकार से यदि साझेदारों द्वारा कमीशन प्राप्त किया जाता है तो वह भी उनके लिए आय है। यह कमीशन उन्हें फर्म से प्राप्त हो रही है तो उसे भी हम यहाँ पे दर्शाएंगे कमीशन। इसी प्रकार से यदि साझेदारों ने फर्म को कोई लोन दिया है और ऐसे लोन के ऊपर उनको ब्याज प्राप्त होता है फर्म से, तो वह इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ क्रेडिट साइड में ही दर्शाया जाएगा, क्योंकि यह साझेदारों के लिए आय है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यानी लाभ हानि नियोजन खाता में जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ का भाग साझेदारों को दिया जाता है, तो वह भी साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट की ओर दर्शाया जाएगा। ये कुछ सामान्य आय एवं लाभ है जो साझेदारों द्वारा प्राप्त किया जाता है फर्म से, जिनको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा भी यदि अन्य कोई आय या लाभ साझेदारों को दिया जाता है जो प्रश्न में पूछे गए हैं, तो आपको उनको साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में ही दर्शाना है। आपने एक कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा कि डेबिट ऑल लॉसेस मतलब डेबिट में सभी हानियों को दर्शाया जाए तथा सभी आयों एवं लाभों को क्रेडिट किया जाए। तो ये हम उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यदि आपको साझेदार के दृष्टि से वो आपको आय लगती है तो आप उसे क्रेडिट में दर्शाएंगे, और यदि
वह व्यय लगता है तो आप उसे डेबिट में दिखाएंगे। जैसे कि यदि साझेदार ने अपनी विनियोजित पूंजी में से कुछ आहरण कर लिया हो तो साझेदार का शेष जो है वो कम हो जाएगा। तो यह शेष को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसे कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे। यानी आहरण को आप डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि वह साझेदार के लिए, साझेदार की दृष्टि से वह एक प्रकार से लॉस है, हानि है। इसी प्रकार इस ड्राइंग पे जो साझेदार ने आहरण किया है उसके ऊपर फर्म जो है वह ब्याज लगाती है। यदि आपके आहरण पर ब्याज लग रहा है तो वह साझेदार के लिए हानि है, इसलिए वो आहरण पर ब्याज भी हानि के तौर पे डेबिट साइड में ही दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार यदि फर्म को वर्ष के दौरान हानि होती है जो आपने लाभ हानि नियोजन खाता में देखा है, तो ऐसी हानि का हिस्सा, साझेदार का हिस्सा, वह भी डेबिट साइड में ही दर्शाया जाएगा, जिसे कि साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे, उसे भी हम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। और अंत में सारी मदों को दर्शाने के बाद जो बैलेंस आएगा, यानी हमें बैलेंस याद करना है। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और शेष डेबिट साइड में निकलता है तो हम उसे डेबिट में बैलेंस कैरिड डाउन करके दर्शाएंगे और साझेदारों को का यह शेष बैलेंस शीट में हस्तांतरित किया जाएगा। यदि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आता है, यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और हमें शेष प्राप्त होता है क्रेडिट साइड में, तो उसे हम क्रेडिट में बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे और इसे भी बैलेंस शीट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो ये है साझेदारों के पूंजी खाते का फॉर्मेट। इस उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनके अलावा भी अन्य कोई मदें पूछी जाती हैं ये लाभ या हानि के रूप में, तो अब आपको पता है कि आपको किन को डेबिट में लिखना है और किन को क्रेडिट में लिखना है। तो अब इस फॉर्मेट को समझने के बाद अब हम पद्धतियों को देख लेते हैं कि किन पद्धतियों के अनुसार साझेदार के पूंजी खाते बनाए जा सकते हैं। अक्सर प्रश्न में ये कन्फ्यूजन होता है कि किस विधि से आपको खाता बनाना है तथा किस खाते में आपको सिर्फ एक खाता बनाना है तथा किस विधि से आपको दो खाते बनाना है। तो ये है हमारा पहली पद्धति या पहला मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, स्थिर पूंजी पद्धति। इसमें हम दो प्रकार के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला जो होता है वो होता है पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तथा दूसरा है चालू खाता, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इस भी प्रश्न में आपको स्थिर पूंजी पद्धति से अकाउंट बनाने को बोला गया है। वहाँ पे आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों का पूंजी खाता और पार्टनर्स करेंट अकाउंट यानी चालू खाता। दोनों ही अकाउंट में अलग अलग ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे, अलग अलग लेन देन लिखे जाएंगे। जैसे कि पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है पहली बार किया गया इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने व्यापार में पहली बार अपनी पूंजी विनियोजित की गई है उसको हम साझेदार का पूंजी खाता में लिखेंगे, चालू खाता में नहीं दिखाएंगे। इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसी प्रकार से यदि गत वर्ष का पूंजी खाते का जो भी शेष है उसे भी हम साझेदारों के पूंजी खाते में ही दर्शाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपने कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उसे भी हम कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाते में दर्शाएंगे। और यदि आपने वर्ष के दौरान कोई आहरण किया है तो उसे भी हम पूंजी से घटा देंगे,
यानी पूंजी खाता के डेबिट में दर्शाते हुए उसे पूंजी से घटाएंगे। तो ये 4 तरह के लेन देन ही हैं जिनको हम पूंजी खाते में दर्शाएंगे। इसके अलावा इन 4 ट्रांजैक्शन के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम चालू खाता में दर्शाते हैं। जैसे कि यदि पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है, साझेदारों को वेतन प्राप्त हो रहा है, कमीशन प्राप्त हो रहा है या लोन पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो सभी को हम साझेदारों के चालू खाते में दर्शाएंगे। यदि उन्हें लाभ हानि नियोजन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो भी चालू खाते में ही दर्शाया जाएगा। और यदि साझेदारों के चालू खाते का कोई शेष बचा तो उसे भी हम चालू खाते में दिखाएंगे, जो कि गत वर्ष का शेष है। आइए अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। जैसे कि हमने देखा कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उस अनुसार ये है पहला फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स का जो गत वर्ष का शेष बाकी है वो यहाँ पे सबसे पहले दिखाया जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन में। क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लाई है या अतिरिक्त पूंजी नियोजित की है उसे भी हम यहाँ पर दिखाएंगे बाय कैश करके। क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स ने आहरण किया है यानी विड्रॉइंग्स की है उनको हम डेबिट में दिखाएंगे। उसके बाद इक्वल करके बैलेंस को क्लोज कर देंगे। तो ये 3-4 प्रकार के ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम करंट अकाउंट में दर्शाते हैं। जैसे कि अगर साझेदार को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे। यदि उसे व्यापार से कमीशन प्राप्त होता है तो उसे भी चालू खाता के क्रेडिट में दर्शाया जाएगा। प्राप्त वेतन साझेदार द्वारा प्राप्त वेतन को भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में दर्शाएंगे। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से व्यापार में जो वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के हमें प्राप्त मिलता है, उसका शेयर भी पार्टनर्स के साझेदारों का शेयर भी लाभ का शेयर भी यहाँ क्रेडिट में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार यदि पार्टनर के आहरण पर यदि ब्याज लगाया जाता है तो ऐसे ब्याज पर ऐसे आहरण के ब्याज को भी हम यहाँ डेबिट में पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में दर्शाएंगे। यदि साझेदार कोई आहरण करता है तो उसे भी डेबिट में दिखाएंगे। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के हानि का भाग वहन करता है तो उसे भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में दर्शाया जाएगा। तो ये हमारा 2 फॉर्मेट है जो हम पार्टनर्स यदि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाता है तो ये 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी स्थिर पूंजी में जहाँ पे पूंजी स्थिर रहती है, यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन से दिखाए जाते हैं। और करंट अकाउंट में साझेदार से संबंधित बाकी सारे लेन देन दिखाए जाते हैं। ये है हमारी पहली पद्धति, स्थिर पूंजी पद्धति के 2 फॉर्मेट। अब दूसरी विधि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी। तो जब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता बनाने को कहा जाता है तो एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अलग से 2 खाते बनाने की आवश्यकता नहीं होती। साझेदारों से संबंधित जो भी लेन देन है वो एक ही खाते में लिखे जाते हैं। इसका फॉर्मेट सेम वही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले जो पूंजी खाते का गत वर्ष का शेष है वो दर्शाया जाता है। उसके बाद यदि आप कोई अतिरिक्त पूंजी
व्यापार में लाते हैं वर्ष के दौरान तो वो दर्शाएंगे। ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों द्वारा प्राप्त कमीशन, सैलरी, बोनस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट का या लाभ का जो भाग है प्राप्त होता है, उन सभी चीज़ों को हम क्रेडिट में दिखाएंगे। और जो व्यापार में वर्ष के दौरान व्यापार से आहरण किए गए हैं साझेदारों द्वारा, या ऐसे आहरण पर यदि ब्याज लगाया जाता है फर्म के द्वारा, और वर्ष के दौरान जो भी हानि हुई है व्यापार को, उसमें साझेदारों का हिस्सा, वो भी यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए हानि है। यहाँ आप देखेंगे हमने दोनों साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि पूंजी का प्रारंभिक शेष दोनों साइड हो सकता है। किसी एक साइड होगा, वो डेबिट साइड भी हो सकता है या फिर क्रेडिट शेष भी। अगर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि साझेदारों का बैलेंस या शेष क्रेडिट है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यदि ये दर्शाया गया है कि साझेदारों का पूंजी शेष डेबिट है तो उसे हम डेबिट में दर्शाएंगे। पर साझेदारों का पूंजी शेष डेबिट है या क्रेडिट, ये प्रश्न में स्पष्ट रूप में दर्शाया जाएगा। उसी के आधार पर आपको उसे डेबिट या क्रेडिट साइड में दिखाना है। ये आपके दोनों ही मेथड्स में दिया होगा, फिक्स कैपिटल में भी और फ्लक्चुएटिंग में भी। तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए साझेदारों के पूंजी को दर्शाना है। अंत में आपको बैलेंस क्लोज करना है, जो कि आप डेबिट में दिखाएंगे। ये था सेकेंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, जिसमें सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी साझेदारों से संबंधित लेन देन है वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। इस भाग में हमने देखा कि साझेदारों द्वारा पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है, किन किन पद्धतियों से बनाया जाता है और किस में कैसे फॉर्मेट होते हैं, कितने खाते बनाए जाते हैं। आशा है आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।